हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं भाई? आप लोग मज़े कर रहे हैं कि नहीं? भाई स्वागत है आपका यूनिज्ञान इंस्टीट्यूट में। आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 का फिज़िक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फिज़िकल वर्ल्ड। अब देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस है वो JEE, नीट, IIT, एम्स, गुड सेट किसी में भी नहीं पूछे जाएंगे। ये चैप्टर उन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। ये आपको बताने वाला है कि आप 11th और 12th में क्या क्या पढ़ने वाले हो, कितना वास्ट वैरायटी आप पढ़ने वाले हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप 11th 12th में दुनिया का पूरा फिजिक्स पढ़ने वाले हो। यस, ऊपर ऊपर से, डिटेल में नहीं। आप इस दुनिया में अभी तक जितना भी फिजिक्स डेवलप हुआ है ना, आप सब पढ़ने वाले हैं 11th 12th में, बट ऊपर ऊपर से एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सभी जो पहला चैप्टर है बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड। अब भाई ये चैप्टर हमको बताएगा कि फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है, क्या क्या चीज़ें रहती है। ठीक है, अब फिजिक्स जो चीज़ है ना, भाई फिजिक्स में संस्कृत को भौतिक कहा जाता है, जिसका मतलब होता है नेचर। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये और कुछ नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में जिसका मतलब होता है नेचर, नेचर का मतलब फिजिक्स। और ये आपको वो सब समझाता है, लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। भाई इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है, आप अपने मोबाइल से मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको बोल पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, मैंने वीडियो कहीं और डाला है, आप कहीं और बैठ के सुन पा रहे हैं। रात हो रही है, दिन हो रही है, सन घूम रहा है, आसमान घूम रहा है, पंखे लाइटें चल रही है। भाई ये जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग हो रही है, सब बता देता है हमें ये फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड। भाई एक्चुअल में फिजिक्स है क्या? देखिए, एक्चुअल में फिजिक्स है भाई, ये एक स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी? स्टडी ऑफ फिजिकल लॉस ऑफ नेचर। भाई इस नेचर में जितनी भी चीज़ें हो रही है, इस नेचर में कौन कौन सी चीज़ें हो रही है भाई? तो भाई इस नेचर में नदी बह रही है, इस नेचर में सन उग रहा है, इस नेचर में आसमान में तारे चमक रहे हैं, मून स्टार्स एक दूसरे के सराउंडिंग में घूम रहे हैं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, अर्थ रोटेशन कर रहा है। भाई कितनी सारी चीज़ें हैं, लाइट का चलना, आपका चल पाना, है ना। हमने ये भी पढ़ा है कि हम कैसे चल पाते हैं, अर्थ पे है तो चल पा रहे हैं, मून पे हो तो शायद नहीं चल पाते हैं। सो ये सभी चीज़ें समझा देगा हमें कौन? फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड। भाई फिजिक्स तो देखा जाए तो हमारे लिए प्यार है जी, आपको तो पता नहीं बट मेरा प्यार है। एंड कहा जाता है कि फिजिक्स जो है दैट इज़ द किंग ऑफ द साइंस, एंड मैथमेटिक्स को क्वीन ऑफ द साइंस। सॉरी केमिस्ट्री वाले, आई मीन जो है फैक्ट है कि फिजिक्स जो है वो साइंस का किंग कहलाता है, और मैथमेटिक्स जो है वो साइंस का क्वीन कहलाती है। जी बिल्कुल। अब देखिए, अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, अगर हम देखने जाए कि भाई क्या क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं, तो उसका कोई एंड ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको बोली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये चैप्टर जो हमारा फिजिक्स है, भाई फिजिक्स जो है वो कितनी चीज़ों पे डिपेंड है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, हमारा फिजिक्स मेनली 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना। अब कोई भी साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है, जब कोई चीज़ आपको बताता है, डिस्कवरी करता है, इन्वेंशन करता है, वो इन 2 चीज़ों का ख्याल रखता है। पहला तो भाई यूनिफिकेशन, एंड दूसरा जो है भाई वो है रिडक्शनिज्म। क्या होता है ये दोनों? देखिए, बड़े से बड़ी डिस्कवरी, बड़े से बड़ा इन्वेंशन, इन 2 चीज़ों को ख्याल में रखते हुए किया जाता है। सबसे पहले चले हम देखते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ को समझाना, बहुत सारी चीज़ को समझाना, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट को, एक ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करना। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, भाई हम सब ने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यस और नो, या ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, F = G
m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। इसकी मदद से क्या क्या नहीं समझाया गया भाई? एप्पल फॉलिंग, जब एप्पल गिरता है, या तो रिवॉल्यूशन ऑफ मून, या तो रिवॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। भाई अब देखिए यहाँ पे एप्पल, बहुत ही छोटी सी चीज़, कौन समझाता है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स समझाता है। रिवॉल्यूशन ऑफ मून, बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ कौन समझाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स समझाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने तो यही समझा था कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है डिपेंडिंग ऑन देयर मास एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। यस और नो? ये एक ही कॉन्सेप्ट, ये एक ही फॉर्मूला, ये इन तीन चीज़ों को समझा देगा। यूनिफिकेशन, कि एक अकेला कॉन्सेप्ट, एक अकेला फेनोमेनन आपकी कई सारी चीज़ों के पत्ते खोल के आपके सामने रख देगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैक्सवेल, है ना, नाम तो सुना ही होगा आपने। भाई मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी, उस 4 इक्वेशन से क्या क्या नहीं हुआ? भाई सबसे पहले तो भाई उन्होंने दिया था हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपके 12th का एक पार्ट है, पूरा वहाँ से समझ आ गया। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, फिर मैग्नेटिज्म, क्या क्या नहीं बताया कि भाई इनकी 4 इक्वेशन क्या क्या नहीं बता रही है। दिखने में, सुनने में तो बहुत छोटे नाम लग रहे होंगे, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म अपने आप में ही बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बहुत ही बड़े बड़े फेनोमेनन हैं, ठीक है, जो कि ये रिसेंट डिस्कवरीज भी हम बोल सकते हैं। सो एक छोटी सी चीज़ को लेके हम कई सारी चीज़ें समझाते हैं, एक छोटी सी चीज़ को लेके हम कई सारी चीज़ें समझाते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। तो साइंटिस्ट यही ध्यान में रखते हैं कि भाई अगर हमें कोई चीज़ बतानी है तो मुझे कोई एक ही लॉ का यूज़ करना है। भाई द ग्रेट साइंटिस्ट, द लेट एंड ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स, भाई उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने ये चाहा था, कोशिश की थी कि वो एक ही रूल, एक ही फेनोमेनन, एक ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके दुनिया की सभी चीज़ को बता दें। उन्होंने ये कोशिश की थी कि भाई मैं एक ही बुक को यूज़ करूँगा, एक ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा, एंड दुनिया के सारे फिजिकल फेनोमेनन उसमें आपको समझ आ जाएंगे, और काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी रही थी। ओके, सो भाई ये तो बात हुई हमने की यूनिफिकेशन की। अब हम अगर रिडक्शनिज्म की बात करें तो उसके बारे में बहुत नहीं बोलना है, फिर हम समझ लेते हैं कि क्या है। रिडक्शनिज्म का मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस बहुत ही लंबी है तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको समझा जाए, उसके फेनोमेनन कॉन्सेप्ट को बताया जाए। द ब्रेकिंग ऑफ द बिगर कॉन्सेप्ट इनटू ए स्मॉलर वन एंड इवैल्यूएट द रिजल्ट फ्रॉम द स्मॉलर वन। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ से बुलेट शूट की जोर से, ठीक है, एक बंदे को जाके लगी है। अब वो बंदा बुलेट के ना उड़ गया, मुँह में देखते हो ना, बुलेट लगी, बंदा ढपाक सा गिर जाता है, उड़ जाता है। तो वैसे कुछ यहाँ पे भी हो रहा है, मेरे बुलेट मारने की वजह से एक बंदा उड़ गया। उस बंदे के पीछे एक घंटी थी, बड़ा सा वो घंटा आता है ना, डम डम डम, वो लगा हुआ है। अब भाई उसको जाके वो टकराया, जिसके वजह से वो घंटी ऑसिलेट करने लग गई पेंडुलम जैसे। बताओ कि ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस, कितना हाइट अटेन कर रहा है। बुलेट मारा और क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया कि बताओ कि वो जो घंटी है वो कितना हाइट अटेन कर रही है। सो हम क्या करेंगे, अभी चीज़ को समझने के लिए हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। भाई बुलेट मारी तो बुलेट की स्पीड क्या थी पहले हम पता लगाएंगे। भाई वो बंदा उड़ के गया ना, अब उड़ के गया तो सीधी सी बात है, फोर्स लगा। फोर्स कब लगेगा, जब मोमेंटम होगा। आई थिंक आपने 9th में पढ़ा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। सो हम ये देखेंगे कि कितने मोमेंटम के साथ ड्र करके गया, कितना मोमेंटम उसको लगा। वो स्टेशनरी था कि फिर वो मोशन में था। अगर स्टेशनरी था तो मोमेंट में कितना चेंज आया, अगर मोशन में था तो मोमेंटम में कितना चेंज आया। जब वो आगे जाके टकराएगा तो फिर से एक मोमेंटम पिक्चर में आएगी, उस समय उसकी मोमेंटम कितनी थी, कितना फोर्स वो आगे एक्सेप्ट कर रहा है। उस पर जो फोर्स लगा, फिर वो फोर्स लगने से कितने समय में वो गया। अगेन लॉज ऑफ मोशन का हम इस्तेमाल करेंगे। सो हमने क्या किया, एक बड़े से चीज़ों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सॉल्व किया, बस उसे ही कहा जाएगा रिडक्शनिज्म। सो फिजिक्स में ये 2 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं जिसका इस्तेमाल करके कोई भी साइंटिस्ट बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको बताते हैं। ओके, आइए तो अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, भाई अगर मैं हिंदी में बोलूँ सो फिजिक्स की औकात सॉरी मजाक कर रहा था भाई। देखिए स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब होता है कि फिजिक्स कहाँ कहाँ पे चल सकता है, किन किन जगह पे चल सकता है।
क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बट एक्चुअली क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन पूछना चाहिए फिजिक्स कहाँ नहीं चल सकता भाई। जैसे कि हमने पहले भी देखा चैप्टर के स्टार्टिंग में कि हर जगह ही फिजिक्स है, दुनिया की सारी चीज़ों में फिजिक्स छुपा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, फिजिक्स को दो टुकड़े कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं उसका। एक हो जाएगा मैक्रोस्कोपिक, एक हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है जो चीज़ें बड़ी होती है, जो हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ना जिसे हम क्लियरली देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन चीज़ों से डील करना। एंड माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत ही छोटी पार्टिकल्स। ये जो है ना ये रिसेंट डिस्कवरीज है, मतलब इसको ये चीज़ पे डिस्कवरी कभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, ये अभी की है। इसीलिए इसे हम या तो मॉडर्न फिजिक्स भी कह देते हैं या तो फिर इसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कह देते हैं। क्वांटम मतलब कि जो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके जो है ना बहुत ही कम चीज़ें, मतलब ये एटम से डील करेगा। एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, उनके साथ ये डील करेगा। और ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये रिसेंट डिस्कवरीज है, इसके अभी भी स्टडी चल रही है और जो स्टडी हमारे सामने है कोई बहुत जूनी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे मॉडर्न भी कहा जाता है। अब ये जो है मैक्रोस्कोपिक, भाई इसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोल सकते हैं। क्लासिकल, यस भाई। देखिए जैसे कि जो बहुत जूने संगीत होते हैं, बहुत जूना गायिका होता है, उसे हम क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं ना, तो ये भी बहुत जूना है, बहुत समय से इसकी खोज हो चुकी है। अब माइक्रोस्कोप में क्या क्या आता है, तो भाई सबसे पहले उसमें आ जाता है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स है ये आप पढ़ने वाले हैं आपके 11th में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आप पढ़ने वाले हैं 12th में, ऑप्टिक्स फिर से आप पढ़ने वाले हैं 12th में, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आप पढ़ने वाले हैं 11th में, एंड ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है ये भी आप पढ़ने वाले हैं सब कुछ 12th में। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि 12th का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 11 का कम है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आप दो पार्ट देख रहे हैं ना, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, इसमें ही बहुत कुछ आने वाला है। जब बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 11th के सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल है 12th के कंपेरिजन में, ओके। अब देखिए मैकेनिक्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, प्रपल्शन ऑफ रॉकेट, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, बेंडिंग ऑफ रोड, फ्लोटेशन ऑफ शिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। मैकेनिक्स जो चीज़ें आपको दिख रही है, आपके सामने हिल रही है, चल रही है, कुछ काम कर रही है। मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स है भाई, जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ खड़े खड़े 1 किलोमीटर दूर देखूँ, सो जो चीज़ जो इंसान मुझे दिखाई देगा वो मेरे लिए पार्टिकल बन जाएगा। सो पार्टिकल की मोशन, रॉकेट, प्रपल्शन ऑफ रॉकेट, भाई रॉकेट को अगर मुझे छोड़ना है ग्राउंड लेवल से तो क्या करना पड़ेगा। वाटर वेव्स, पानी की जो लहरें आती हैं, साउंड वेव्स, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, मोबाइल से वेव्स निकल रही है आपके कानों में जा रही है, या लैपटॉप से निकल रही है आपके कानों में जा रही है। बेंडिंग ऑफ रोड, भाई अगर किसी बहुत ही भारी भरकम रोड है, सलिए का, लोखंड का, उससे मोड़ते हैं, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितने एंगल से वो मुड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्लोटेशन ऑफ शिप, अगर एक शिप को फ्लो करवाना है, आज देखिए आपने देखा होगा टाइटैनिक तो देखा होगा, इतनी बड़ी शिप, इतनी बड़ी जहाज वो पानी में तैर पा रही है, कैसे। हमने ये सीखा हुआ है 9th या 10th के अंदर कि भाई अगर डेंसिटी ज़्यादा है किसी भी ऑब्जेक्ट की वाटर से, सो वो पानी में डूब जाएगा। इसका मतलब मुझे बहुत ही बड़ी जहाज बनानी है, 2 किलो 2000 टन की, कितना, आई जस्ट कांट इमेजिन, इतना वजनदार मुझे शिप बनानी है, उसके अंदर इतने सारे लोगों को भरना है और फिर भी वो डूबनी नहीं चाहिए। फ्लोटेशन ऑफ शिप, तो ये सब आप पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स के अंदर, मतलब 11th के अंदर। फिर मैं बात करता हूँ सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की, जो हम 11th में पढ़ने वाले। भाई थर्मोडायनेमिक्स जो डील करता है वो है हीट्स के साथ। हीट, गर्माहट, टेम्परेचर, हीट के कारण टेम्परेचर में क्या फ़र्क आएगा। हीट इंजन, भाई जो आप गाड़ियों में यूज़ करते हैं हीट इंजन, क्या क्या उसके तरीके होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, भाई ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है जो अपने आप होती है या हमें करवानी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। भाई मैं एक इसका अच्छा वर्ड करूँगा, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस मतलब कौन सी प्रोसेस अपने आप हो सकती है या हमें करनी पड़ेगी। फिर कंडक्शन, एडिशन, कन्वेक्शन, ये 3 वर्ड तो आपने 7th या 8th में भी सुने होंगे। सो इन सब से हमें डील करनी है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। भाई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सबसे पहले डील करेगा चार्ज से, ठीक है। एक और फील्ड इसकी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें चार्जेस रुके हुए होते हैं, डायनामिक जिसमें चार्ज मोशन में होते हैं। सो उस चार्ज के कारण कौन क्या करंट आएगा, करंट बहने के कारण कितना मैग्नेटिज्म होगा, एसी करंट होगा कि डीसी करंट होगा, ट्रांसफॉर्मर, न जाने क्या क्या हमें पढ़ना है 11th में 12th में।
फिर हम बात करते हैं ऑप्टिक्स, तो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो, लेंसेज, मिरर, आइस, फिर एक टेलीस्कोप है, रेनबो है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब इन सबको हम पढ़ने वाले हैं इस बार थोड़ा डिटेल में। ओके, सो ये था पूरा स्कोप ऑफ फिजिक्स कि हम उसमें क्या क्या करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। भाई एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि ऐसी तो कौन सी चीज़ है फिजिक्स के अंदर जो उसको बहुत ही एक्साइटेड बनाती है, इंटरेस्ट जगाती है। क्या आपका इंटरेस्ट है फिजिक्स में? है तब तो बहुत मज़ा आने वाला है, नहीं है तो भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं कोशिश यही करूँगा मेरे इन सभी लेक्चर्स के द्वारा कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट आता रहे, ठीक है। सो अब हम बात करने जा रहे हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है का मतलब है कि हम फिजिक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फिजिक्स को एकदम वजनदार, एकदम मज़ेदार बना रही है। तो भाई ये जो एक्साइटमेंट है, ये एक्साइटमेंट कम्स फ्रॉम, कहाँ कहाँ से ये एक्साइटमेंट आती है भाई? चलिए देखें भाई, सबसे पहले तो ये आएगी फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड लॉस दैट कैन एक्सप्लेन मैनी फेनोमेना। भाई देखिए ये क्या कह रहा है, फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज दैट कैन एक्सप्लेन मीनिंग। भाई आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपने 9th में, जो आपने 8th में पढ़ी हुई है। एज पर एग्जांपल फ्रिक्शन, एज पर एग्जांपल साउंड, ठीक है, ये जो छोटी मोटी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो वो बेसिक चीज़ें, वो बेसिक लॉज जो आपको बड़े बड़े फेनोमेना, भाई इस बार आप बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ पढ़ने वाले हो। सो ये बड़ी बड़ी चीज़ आपको मज़ा आएगी कब? जब आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहचानोगे, पता करोगे। फिर अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, सो भाई वो हो जाएगा इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट्स। भाई अगर कोई भी बड़ी डिस्कवरी करनी है या इन्वेंशन करना है तो पहले मुझे उस चीज़ को इमेजिन करना पड़ेगा। अब जो मैंने इमेजिन किया है क्या वो सही है या गलत, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट्स। और ये एक्सपेरिमेंट्स अगर फेल भी होते हैं तो भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाते हैं। सो यही क्रिएट करता है हमारे फिज़िक्स का एक्साइटमेंट कि फ़िज़िक्स कहाँ से निकल के आया, कैसे निकल के आया। ये वो तरीके हैं जो जहाँ से फिज़िक्स निकल के आया है। भाई अब अगर मैं आगे की बात करूँ सो वो हो जाएगा एप्लीकेशन टू मेक यूज़फुल डिवाइस। भाई हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली, हमने कुछ नई चीज़ बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर लिए। अब जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए उसको अप्लाई भी करना है ताकि हम अच्छी से अच्छी चीज़ बना पाए। क्या मतलब है? देखिए हमने एक चीज़ की स्टडी की थी, सेमीकंडक्टर, या तो मैं बोल सकता हूँ नैनो टेक्नोलॉजी। भाई इसकी बदौलत आज आप मुझे देख पा रहे हो और मैं आपको चीज़ें सिखा पा रहा हूँ। मेरा मतलब है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या एलईडी टीवी, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है डायोड हम देखेंगे 12th के अंदर, बट ये सारी चीज़ें आज पॉसिबल है क्यों? बिकॉज हमने इन सब चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इसकी डिस्कवरीज की है। ओके, और अगर अब मैं आगे बढ़ूँ तो 4th नंबर पे आएगा एप्लीकेबल इन डेली लाइफ। भाई जो मैं चीज़ बना रहा हूँ, जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, क्या वो मेरे रोज़ाना ज़िंदगी में यूज़फुल है? अगर नहीं होगे तो फिर मेरे किस काम की भाई वो चीज़ है? तो मुझे, अगर मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं डिवाइस बना रहा हूँ तो मुझे ऐसे डिवाइस बनाने हैं जिससे मैं मेरे रोज़ाना ज़िंदगी में यूज़ कर सकूं। एग्जाम्पल आपके सामने ही है। ओके, और अब आखिरी आएगा प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स।
फ्यूचर इवेंट्स, भाई आने वाले समय में कौन कौन सी चीज़ हमें यूज़फुल है, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, उन चीज़ों को पता लगाना, प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्शन। ठीक है, सो ये 5 पॉइंट है जो कि फिज़िक्स को एकदम एक्साइट से भर देते हैं। मेरा मतलब है कि अगर फिज़िक्स में आगे बढ़ना है तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, ओके भाई, अभी अभी हमने देखा एक्साइटमेंट क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ फिज़िक्स को इंटरेस्टिंग बनाती है और फिज़िक्स को आगे बढ़ने में मददगार रहती है, वो हमने देखा। भाई अब हम देखने जा रहे हैं फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। भाई इसका मतलब है कि कैसे फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से रिलेटेड है एंड कैसे ये दोनों मिल के सोसाइटी बनाती है। भाई वैसे तो मैं बोलूँ सो फिज़िक्स अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, कोई बात नहीं, हम फिर भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। देखिए हम एक बेसिक फ़िज़िक्स को जानते हैं, ठीक है, कोई भी बेसिक फिज़िक्स, जैसे कि अगर मैं घरेलू नुस्खे की बात करूँ कि अगर हमें मोच आ गई है तो उसका सेक कर लो, ठीक है, ये बहुत ही एक बेसिक फिज़िक्स हो गया कि गर्म पानी को मसल्स पे लगाने से जो मसल स्ट्रेच हो जाते हैं वो नॉर्मल वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक फिज़िक्स है। अब इसका यूज़ करके हमने स्टीम बाथ जैसी चीज़ें बनाई, इसका यूज़ करके हमने अलग अलग मेडिकल ट्रीटमेंट में गर्मी का यूज़ किया, मतलब स्टीम का यूज़ किया, हॉटनेस का यूज़ किया, इसका मदद करके हमने बॉयलर जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें बना ली, जिस बॉयलर का मतलब एक ऐसी बड़ी चीज़ जहाँ से हीट जनरेट की जाती है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नई चीज़ें आएगी। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लूँगा कि एक हीट इंजन है, हीट इंजन या जिसे हम बोलते हैं स्टीम इंजन, है ना। आपको पता होगा कि जूने समय के ट्रेनों में यही इंजन यूज़ होता था। आपने देखो गदर मूवी, वो कोयले को हम डालते हैं, उससे हीट जनरेट होती है, इंजन भागता है, बट बहुत ही पुअर एफिशिएंसी होती थी उसकी। कैसी होती थी? पुअर एफिशिएंसी, कि यार अब ढगला कॉयल जलाओगे तब जाके थोड़ी सी ट्रेन मूव होगी। अब डिमांड जागी कि यार टेक्नोलॉजी के यूज़ करो, कुछ करो, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करो कि इस स्टीम इंजन का हम बेहतर इस्तेमाल कर सकें, एफिशिएंसी बढ़ा सकें, यूज़फुलनेस बढ़ा सकें। तो डिमांड को देखते हुए एक फ़िज़िक्स की नवी ब्रांच, तो ये डिमांड जो होती है ना, ये हमेशा फिज़िक्स की एक नवी ब्रांच को जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है, नवी ब्रांच को बनाती है। सो हीट इंजन के लिए जो नवी ब्रांच फिज़िक्स की बनाई गई उससे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। पढ़ोगे आप 11 में पढ़ने वाले हो आपका थर्मोडायनेमिक्स, ओके। सो थर्मोडायनेमिक्स में स्टीम इंजन को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया गया, कार्नोट साइकिल को स्टडी किया गया और भी कई सारे इंजन को स्टडी किया गया और तब जाके उसकी एफिशिएंसी को कई गुना ज़्यादा बढ़ाया गया। इन शॉर्ट, अगर डिमांड है सो एक नवी फिज़िक्स की ब्रांच है, एक नवी टेक्नोलॉजी है, एंड अगर हमने उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी तो सीधी सी बात है सोसाइटी को मददगार भी होगा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब हुआ क्या कि किसी समय पहली चीज़ कि डिमांड थी, तो डिमांड ने फिज़िक्स की ब्रांच को जनरेट किया और फिज़िक्स की ब्रांच की वजह से हमको एक नवी टेक्नोलॉजी मिली और वो टेक्नोलॉजी सोसाइटी को यूज़फुल हुई। अब सेकंड चीज़ है कि स्टडीज़ की जाए गई बिना डिमांड के, बिना किसी इश्यू के, बिना डिमांड के स्टडी की गई। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, एक समय था जो कि बहुत जूना नहीं है, थोड़ा ही जूना है, कि हमने सेमीकंडक्टर्स की स्टडी की। अब वो सेमीकंडक्टर की स्टडी के वजह से एक नवी ब्रांच फिज़िक्स की उत्पन्न हुई। यहाँ पे डिमांड के कारण फिज़िक्स की ब्रांच उत्पन्न हुई और यहाँ पे कुछ नवी स्टडीज़, नवी खोज के वजह से स्टडी एक जनरेट हुई जिसे हम कह लेते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इसका मदद क्या हुआ, इस टेक्नोलॉजी की इस ब्रांच के वजह से क्या हुआ भाई, जैसे कि हमने पहले देखा, आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, एलईडी, ये सब आज आप देख पा रहे, यूज़ कर पा रहे ना, वो इसी की बदौलत है। एक और चीज़ की स्टडी की गई, एक और चीज़ की खोज की गई, सिलिकॉन चिप्स। यस, क्या होता है वो तो हम बाद में दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे। तो इन सब की मदद से एक नवी ब्रांच आ गई। इसका मतलब एक डिमांड है जो फिज़िक्स को जनरेट करेगा, सोसाइटी की मदद करेगा, या स्टडी थी, कोई डिमांड नहीं थी, स्टडी थी और उसकी वजह से फिज़िक्स की एक नवी चीज़ आई, एक टेक्नोलॉजी जनरेट हुई एंड सोसाइटी को यूज़फुलनेस हुआ।
एक और चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMV इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम पढ़ने वाले हैं भाई, इसकी मदद से वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कहीं दूर बैठे हो, दिल्ली अमेरिका पता नहीं कहाँ बैठे हो, अगर आप मेरा वीडियो आसानी से देख पा रहे हो, क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ। आप तो ऐसा ज़माना आ गया कि मैं आपका चेहरा देख के आपसे बात कर सकता हूँ, है ना। सो किसकी मदद से? ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसकी स्टडी की गई और इसी स्टडी के कारण एक नवी ब्रांच आ गई हमारे पास फिजिक्स की, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो ये जो ब्रांच है ये डिमांड नहीं थी, ये खोज थी। इस खोज के कारण, नवी चीज़ खोजी, उसके कारण हमें एक नवी फील्ड मिली, उसके कारण हमने कुछ चीज़ें बनाई और वो आज हमें काफ़ी यूज़फुल हो रही है। सो इस तरीके से जो फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी है एक दूसरे से रिलेटेड है। फिज़िक्स है तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है तो फिज़िक्स है, और दोनों है, दोनों का संगम है तो सोसाइटी को मददगार साबित होना ही होना है। ठीक है। सो चलिए अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जिसमें हम सिर्फ 4 फोर्सेस पढ़ने वाले। देखिए अभी हम जो देख रहे हैं ना, आप जितने भी फिज़िक्स के अंदर फोर्स या तो आपने पढ़े हैं या आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे फोर्स जो है, इन 4 फोर्स, हम 4 बेसिक फोर्स देखने वाले हैं, उन चारों में से ही निकल के आए हैं। तो पहला फोर्स जो है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। नाम तो सुना ही होगा, है क्या नहीं? ठीक है। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। या तो फिर हम उसको मैग्नेटिक से ऐसा भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर थर्ड जो है वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ जो है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए हमारे साइंस ने, हमारे फिज़िक्स ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया, बहुत फ़ायदे किए, बट बहुत नुकसान भी किए हैं। कैसे? एटॉमिक बम, वेपन्स। सो भाई ये न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपने सुना हुआ है भाई। न्यूक्लियर एनर्जी अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, उसका हम जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं। हमें उसका यूज़ करना था इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने में, हमें उसका यूज़ करना था बड़े से बड़े ट्रीटमेंट करने में, हमें उसका यूज़ करना था कैंसर जैसी बीमारियों के लड़ने में, लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने बना दिया एटॉमिक बम, हमने बना दिए न्यूक्लियर वेपन्स, है ना। सो जो भी है हमारे लिए है। अगर टेक्नोलॉजी यूज़फुल है तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है। सो सब कुछ हमारे हाथ में है। चलिए उस बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सो जैसे कि मैंने कहा कि आप जितने भी फोर्सेस पढ़ते हैं या पढ़े हैं या पढ़ने वाले, सभी जो है कहीं ना कहीं से निकल के आए हैं। वो फोर्थ वाले में उसको बहुत ही कम निकल के आया है, जो है मेन तो इन सबसे है। यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ, सो हमने देखा था कि 2 ऑब्जेक्ट है और 2 ऑब्जेक्ट या तो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, है ना। हमने पढ़ा हुआ F = G m1 m2/r²। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है, बहुत दूर से भी लग सकता है, यस और नो। इसलिए हम बोलते हैं इन्फिनिटी पे भी दूर से भी लग सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है। फिर दूसरी चीज़ कि भाई ये जो है वो वीकेस्ट फोर्स है। यस, जितने भी आप फोर्स देखने वाले ना, सबसे वीक होने वाला है वीकेस्ट फोर्स। और इसी के साथ साथ कि भाई इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे मीडियम का मतलब है भाई, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ हवा में लगता है या सिर्फ पानी में लगता है, कहीं भी लग सकता है, उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। वैक्यूम बोल लो, पानी बोल लो, एयर बोल लो, केरोसिन, जो भी बोल लो, कोई भी मीडियम में ये फोर्स रहेगा, इसलिए हम बोलेंगे कि उसको नो मीडियम रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसको दूसरा भी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? देखिए, जो आपके 2 चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, एक नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, पॉजिटिव ले लेता हूँ, नेगेटिव ले लेता हूँ, तो हमको पता है कि भाई unlike poles, unlike charges attract each other, like charges
रिपेल इच अदर। तो भाई ऐसे फोर्स जो कि डिफरेंट ऑपोजिट चार्जेस के कारण होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगेन ये भाई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ओके, सबसे पहला सबसे ज़्यादा फोर्स तो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कहीं ना कहीं ये आ जाता है। अब भाई ये भी लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है, ये भी बहुत दूर 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 तक अप्लाई हो सकता है, एंड इसी के साथ साथ इसको भी कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। ये भी कहीं भी लग जाता है, बहुत भला इंसान है, जहाँ जाता है वहाँ सेट हो जाता है, हमारी आपकी तरह नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। भाई जो ऐसा फोर्स, देखिए आपने कभी चीज़ सोची है, आपने अभी तक ये पढ़ा है कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन है। हमने ये देखा हुआ है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता रहता है। आपने ये भी पढ़े हैं कि एक न्यूक्लियस में कई सारे प्रोटॉन्स होते हैं, कई सारे न्यूट्रॉन होते हैं। हमने अभी भी क्या देखा, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। सारे के सारे प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, सो होना क्या चाहिए था, ये तो फुट जाना चाहिए था, ब्लास्ट हो जाना चाहिए था। क्यों? सारे प्रोटॉन पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए था, फुट जाना चाहिए था। बट क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, क्योंकि दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। वो फोर्स इतना स्ट्रांग है कि वो प्रोटॉन को बाहर जाने नहीं देता। सिमिलरली दो न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स होता है। सिमिलरली दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, क्या ये दूसरे को रिपेल करने चाहिए था ना? लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि उसके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और इसी फोर्स के कारण वो अपनी डायरेक्शन या डिस्टेंस चेंज नहीं करते हैं। और इसके बारे में कई हद तक आप अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हैं। सो भाई ये जो फोर्स है उसी को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये फोर्स वीक होता जाएगा। इसका मतलब ये जो है ना, ये शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, एक अंदाज़ा दूँ, सो भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, वो न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ऑपोजिट चार्जेस के से जो अट्रैक्ट होते हैं उससे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो फोर्स है वो इसके कंपैरिजन में कम होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो है ना, अगर 10⁻⁻10 मीटर भी बोलूँ, इतना छोटा डिस्टेंस चाहिए होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि भाई तकरीबन 10⁻⁻15 जितना डिस्टेंस हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा जाएगा तो ये फोर्स लगेगा नहीं, इसलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स। ओके, एंड यस, और ये जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे ताकतवर है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। प्रोटॉन को अलग करना कोई इतना आसान नहीं, बहुत एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ये जो फोर्स रहता है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। इसी के कारण तो एटम बम बना और न्यूक्लियर बम बना और वो इतनी तबाही मचा देते हैं, है क्या नहीं? चलिए अब आखिरी बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। सो भाई ये जो फोर्स है ये भी न्यूक्लियर फोर्स जैसा ही होता है, लेकिन ये तब पिक्चर में आता है जब आपका न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब वो पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं तब उनके बीच जो फोर्स लगता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना ये रहता है। दूसरी चीज़ भाई, आपने बीटा पार्टिकल्स क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। आपने को याद हो, सो आपने 9th में कुछ अल्फा पार्टिकल सुने थे जिसका पॉजिटिव चार्ज होता था, तो बस वैसा ही एक चार्ज है जिसको बीटा नाम दे दिया गया है। ये एक्जैक्टली क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन में। सो बीटा पार्टिकल्स जब डीके होते हैं मतलब कि जब वो सड़ने लगते हैं, उसमें से एक पार्टिकल में से दूसरा पार्टिकल, दूसरे में से तीसरा जनरेट होना लगता है, उसके बीच में जो फोर्स रहता है उससे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अब ये फोर्स है ना, ये ग्रेटर होता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से, बट वीकर होगा हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से।
सो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि यार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर है, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, थर्ड नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स है, एंड फोर्थ नंबर पे आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड यस, ये भी एक शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस पे ही फोर्स लगेगा। तो ये दोनों फोर्स लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएंगे, ये दोनों फोर्स शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएंगे। सो यही वो 4 फोर्स है जो कि आपके फिजिक्स के हर एक फोर्स को डिफाइन करते हैं, हर एक चीज़ों को डिफाइन करते हैं। हम पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे कि कौन सा क्या फोर्स है, और यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके बच्चा लोग, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर समझ आया होगा। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली बार मिलेंगे हम हमारे सेकेंड चैप्टर के साथ। थैंक यू।